फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे आज के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस से। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर आया वो आपका बहुत काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ईजी पेपर है, कोई टफ पेपर इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए क्वेश्चन ही आए हैं, कुछ भी आपका बाहर से नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हॉवर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि को अवधारणा का निहितार्थ है कि बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है, कि बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित होती है, सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं, या फिर अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको रिपीटेड प्रैक्टिस सेट्स में कराए हैं। तो देखिए वहाँ पर आपका या तो मल्टी जो आपका डायमेंशनल होता है इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्राइसिस पूछे गए थे, जो आपका हॉवर्ड गार्डनर ने जो उनकी आलोचना की गई थी वो किस बेसिस पे की गई थी वो आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका हॉवर्ड गार्डनर का इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है वो क्या है कि अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो देखिए कोशिश की कमी, तो देखिए यहाँ पर कोशिश की तो कोई कमी नहीं है, योग्यता का अभाव, किस्मत, देखिए किस्मत का भी यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, कार्य कठिनाई ये भी आपका गलत है, योग्यता के अभाव आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, निम्न में से कौन से सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। तो देखिए कौन सी है जो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स कराए थे, नेगेटिव वर्ड्स में आपका क्या था, रटना और दोहराना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, दोहराव और बारंबार किए जाने वाले व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान करवाते हैं। तो देखिए जो आपका ऑटिज्म होता है, जो आपका स्वलीनता होती है वो क्या होती है कि उसमें बच्चा क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता, एक एक चीज़ को बच्चा बार बार दोहराता रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ किसकी होती है, तो वो होती है आपकी स्वलीन क्रम के विकार की, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अभिकथन ए है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं करते। तो देखिए यहाँ पर जो आपका अभिकथन ए है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक हैं और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है कि जो आपका विकासात्मक प्रतिमान होता है वो केवल सांकेतिक है। ठीक है, और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी क्या होता है, भिन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं और आर ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो देखिए कैसे नियमित करते हैं, संतुलित की प्रक्रिया द्वारा या फिर खुद को देखिए पुनर्बलन की बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। ठीक है, संतुलितकरण की भी नहीं करते, अनुकूलन की भी नहीं करते, किसकी करते हैं, आपकी इनर स्पीच, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, आत्मवाक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो देखिए कौन सा दृष्टिकोण है जो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार होगा। तो देखिए लेव वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करते हैं, तो वह आपका गाइडेंस, किस चीज़ पर, गाइडेंस पर। तो देखिए यहाँ पर गाइडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा किस में है, तो देखिए मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना, यह है आपका ऑप्शन नंबर 4 में। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या, देखिए यहाँ पर केवल ये आपका गलत हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो देखिए कौन सा सही है, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत है। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है, या फिर अधिगम केवल कक्षा या औपचारिक विन्यास। देखिए व्यक्तिवादी भी नहीं होती, अलगाव में होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो यहाँ पर आपका सही है। तो कि प्रतिभाशाली छात्र हमेशा खुश, लोकप्रिय और अच्छी तरह से समायोजित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, या फिर प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक और भावात्मक सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। प्रतिभाशाली छात्र जो है वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं, क्यों? तो देखिए यहाँ पर क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि गतिविधि उनके संदर्भ से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमताएं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती हैं? तो देखिए यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी, इमिटेशन तो आपका नहीं है, वर्गीकरण ये आपका कंक्रीट ऑपरेशनल का है, कंजर्वेशन भी आपका कंक्रीट ऑपरेशनल का है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी किस में आती है? फॉर्मल में आती है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर अभिकथन ए है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए 13 का यहाँ पर अभिकथन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में बच्चों को आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता है उसको सुनिश्चित करना। तो देखिए यहाँ पर आपका कारण भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। हेन्स की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो देखिए यहाँ पर कौन सी अवस्था है, तो वो है नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत आधार और लोकतांत्रिकता की अवस्था। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के क्या निर्धारित करती है? तो देखिए जो अनुवांशिकता हेरिडिटी होती है वो कैसा फैक्टर होती है आपका? तो जो हेरिडिटी होती है वो होती है आपका सेक्स फैक्टर। ना यहाँ जेंडर है, ना ही सीखने की शैली और ना ही शैक्षणिक सफलता। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच के बारे में प्रश्न की विशेषता नहीं है? देखिए कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है? तो देखिए कौन सा नहीं है, तो वो है तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका नेगेटिव है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर जो है कथन आपका सही होगा? तो देखिए विकास चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रैखिक तरीके से। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो विकास है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका चक्रीय तरीके से होता है, ना कि रैखिक तरीके से। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका अभिकथन ए बिल्कुल सही है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता में बाधित है। देखिए कार्यात्मक स्थिरता में बाधित होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए समस्या समाधान की प्रक्रिया, तो ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोनों ही आपके क्या हैं ऑप्शंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हिंडर्ड बाय फंक्शनल फिक्सनेस। देखिए जो आपकी समस्या समाधान होती है वो क्या होती है, वो प्रक्रिया बाधित करती है। कौन सी? जो फंक्शनल फिक्सनेस है वो आपका क्या करती है, बाधित करती है उसको। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए कौन सा पॉइंट है, तो शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करता है, बिल्कुल गलत है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देता है। तो देखिए उनके हाल पर छोड़ देता है, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पर गलत है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, या फिर शिक्षक एक सुविधा, देखिए फैसिलिटेटर के रूप में देखा जाता है टीचर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आपके जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। एक समावेशी कक्षा में देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसमें क्या होता है, तो देखिए जो सभी बच्चे हैं क्या करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियां तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। वह एक और कुत्ते को देखती है जो रेस्ट्रो जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार यह अवधारणा क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या कहलाती है? ये होती है आपकी समायोजन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? तो देखिए कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण है जो यहाँ पर अपना जाएगा, तो वो है आपका गाइडेड डिस्कवरी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आलोचनात्मक सोच के बारे में प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो देखिए कौन सा है जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो वो होता है आपका उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। अभिकथन ए है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही है। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं, तो देखिए ये भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
निम्न में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो देखिए कौन सा है जो समर्थन करेगा, तो वो है आपका वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी अवधारणा का निरूपण क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? देखिए कौन सा यहाँ पर क्रम जो है वो बच्चे के संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही क्रम है। तो देखिए कौन सा क्रम होगा जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो देखिए वो है आपका कौन सा है? देखिए सबसे पहले आता है आपका एक्शन बेस्ड, फिर आता है आपका इमेज बेस्ड, फिर आता है आपका सिंबल बेस्ड। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाई वाले बच्चों में क्या पाया जाता है? तो देखिए जो कठिनाई वाले बच्चे होते हैं उनमें क्या एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम हो जाता है। ठीक है, वही क्या होती है? आपकी सीखने की अक्षमता होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। बच्चे की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका कारण है? तो देखिए वजन जो ग्रोथ है हाइट में और वेट में, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पर होगा? तो किस चीज़ का होगा? तो वो होता है आपका मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट और देखिए CDP का यहाँ पर लास्ट है। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या कहलाती है? तो देखिए वो कौन सी अवधि कहलाती है? तो वो होती है आपकी संवेदनशील अवधि। ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CDP का आपका जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जितने भी आपके यहाँ पर करेक्ट हुए आंसर्स उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।